राधे राधे सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVH कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं आपकी उसी संस्कृत व्याकरण के उसी क्रम में जहां पर मैंने पिछली कक्षा में छोड़ा हुआ था आपको, जहां मैं आपको साहित्य अपवाद और कुछ वार्तिक करा रहा था, जो संस्कृत में की दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पूछ लिए जाते हैं और हर एग्जाम में लगभग यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, उसी क्रम में आगे चलते हैं। और बाकी सभी मित्रों को राधे राधे एक बार फिर। तो जो भी मित्र भाई बहन हमारे ऑफलाइन में या ऑनलाइन के जो भी मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं, वो आप क्रमबद्ध तरीके से उनकी प्रॉपर तैयारी होती है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी को एक निश्चित समय अंतराल में आप सभी को अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करूँ। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगले हम वार्तिक पे। वार्तिक मतलब अपवाद। जो अपवाद, संस्कृत में कुछ अपवाद ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे हमारा एक अपवाद, इससे पहले में एक अक्षौहिणी यानी सकंद अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम, और एक होगा शायद प्रादुहडोडेशेषु, ऐसे करके कुछ था। तो अगला उसी क्रम में एक अगला वार्तिक है आपका दिख रहा है ना, सही है, प्रवत्सतर वसना, ठीक है, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ड। एक मिनट रुकना, प्रवत्सतर, थोड़े बड़े सूत्र हो जाते हैं। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ड, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ड दशा नाम मृडे, है ना, दशा नाम मृडे। दिख रहा है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ड दशाना मृडे, यानी यहाँ पर कुल 5 शब्द हैं। यानी क्या कह रहा है कि यानी इन शब्दों के बाद में क्या आ जाए, ऋण आ जाए। क्या आ जाए, ऋण आ जाए इन शब्दों के बाद में। तो क्या हो जाता है, जैसे आपका एक यहाँ हो गया प्र, दूसरा वत्स्तर, ठीक है, वत्स्तर, और कंबल अगला शब्द है आपका कंबल इसी में। फिर क्या है, वसन, ठीक है, अगला है आपका ऋण। दिख रहा होगा सभी को, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और कौन सा बचा है 10। अच्छा, एक और है इसमें, प्रवत्सतर कंबल वसन और दशा नाम ऋण, ठीक है ना, यहाँ पर ये 10 और आ रहा है इसमें। हमारा वार्तिक क्या कहता है कि इन शब्दों के बाद में, यानी प्रा के बाद, वत्सर के बाद, कंबल के बाद, वसन के बाद, 10 के बाद और ऋण के बाद, इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द आ जाता है, क्या आ जाता है, ऋण शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है कि दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे इन शब्दों के बाद, जैसे मान लीजिए प्रा है, प्रा के बाद में क्या आ जाए, आपका ऋण आ जाए, ठीक है। और अगला क्या है, वत्सर। वत्सर के लिए मैं बता दूं, वत्सर बछड़े को कहते हैं संस्कृत में। वत्सर के बाद भी ऋण आ जाए, क्या आ जाए, ऋण, ठीक है। ऋण ना लिख करके ऋणम भी लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अगला कंबल। कंबल से तो सभी जानते होंगे कंबल कैसे कहते हैं, कंबल के बाद में ऋणम, ठीक है। अच्छा, कंबल भी नहीं जानते, कंबल जो हम सर्दियों में से उड़ते हैं। अगला है वसन, वसन, ठीक है। वसन के बाद में हम ऋणम लगाते हैं, यानी वसन, वसन कहते हैं वस्त्र को। किसे कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं वसन। अगला क्या है, 10, यहाँ तक सो रहे 10, और आगे क्या है, ऋणम। यानी इन कुछ सिलेक्टेड शब्द हैं, इनके बाद में ऋण आ जाए तो क्या होगा, यहाँ वृद्धि संज्ञा। अच्छा, पहले मैं इनको देख लेता हूँ, उसके बाद अगला जो बचा एक ऋण बचा, ठीक है ना, इसे इधर नोट कर लेते हैं। ऋण के बाद में ऋण, ऋण के बाद में ऋणम, यानी ऋण के ऊपर ऋण। ऋण माने होता है कर्जा, कर्जा किसी से, ऋण को, कर्जे के लिए हम कर्जा जब लेते हैं उसे ऋणाऋणम कहते हैं। आगे हम इस चीज़ को हम लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्या होगा, अगला है देखो प्रारणम। इसका प्रधन ऋणम है, यहाँ पर देखिए प्रा में आ है और रे में रे, आ और रे मिल करके अर आदेश होता है। लेकिन इस वार्तिक कहता है कि प्रवत्सर कंबल वसनार्ड दशनाम ऋणे। इस वार्तिक से इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होता है। अभी ये उदाहरण बना लीजिए, मैं इसे लिख भी दूंगा इसी शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रारणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारणम, ठीक है।
अभी प्रारण्य, अभी मैं माँ भी लगा दूँ तो प्रारण्यम बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ऋण से लिया गया, पहले जो ऋण लिया जाए उसे प्रारण्यम कहेंगे, ठीक है। अगला वत्सर धन ऋणम। अभी यहाँ पर वत्सर धन ऋणम है तो देखिए यहाँ पर राम है। अच्छा, संधि पढ़ के आ रहे हैं आप सभी लोग तो इतना तो तोड़ना सीखे गए होंगे कि इसमें रा में आ है। क्या इतना भी बताना आवश्यक होगा तो मैं बताइए, वो भी तोड़ के बताता चलूँगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं फिर अगली वीडियो में आपको ये चीज़ सब समझा जरूर दूंगा, ठीक है। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि वत्सर में कि रा है जो अंतिम वाला, इस रा को यदि हलंत करेंगे तो उसमें आ निकलेगा, आ और री मिलकर के क्या बनेंगे, अर बनेंगे, यानी गुण संज्ञा का आदेश होता है। लेकिन ये हमारा वार्तिक कहता है कि अगर इन शब्दों के बाद, केवल ये 6 शब्द हैं, इन शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द आ जाए, ऋणम शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, वत्सरारणम, ठीक है। वत्सरारणम यानी बछड़े के लिए ऋण। यानी पहले आपने देखा होगा कि पहले प्राचीन यानी पूर्वज जो थे इतनी आय के साधन नहीं थे, तो क्या था, एक अपने कृषि के लिए भी हमें बछड़े के लिए भी ऋण लेना पड़ता था, तो उसके लिए शब्द बनाया गया था वत्सरारणम, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ कंबल के लिए ऋण, आपने सुना होगा कंबल के लिए ऋण। ये तो बहुत आपके लिए अतिशयोक्ति लग रही होगी कि कंबल के लिए भी कोई ऋण लेता है। हाँ, ऐसे सत्य है कि पहले जो इतनी भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतने, मतलब आपने एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनी होगी, पूस की रात। पूस की रात में देखा होगा वो एक कंबल के लिए वो कितनी मेहनत करता है, फिर भी कंबल नहीं ले पाते पूरी सर्दी ऐसे। तो उस समय की स्थिति थी कि वो कंबल के लिए ऋण लेना पड़ता था, तो इसलिए ये शब्द है ना तभी से चले आ रहे हैं। तो पूछ लेगा कमला ऋणम में कौन सी संधि होगी, तो ये कंबल धन ऋणम, अच्छा पूरा कर दीजिए, कमला ऋणम हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कमला ऋणम में कौन सी संधि होगी, तो कमला ऋणम में वृद्धि संधि होगी, मैंने कहा है आपको। अब वसन धन ऋणम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वसना ऋणम। अभी मैं आपको लिखा दूंगा, बेफिक्र रहे, वसना ऋणम, इस चीज़ को अभी उदाहरण समझ लें। अब इधर क्या होगा, दशाऋणम, दशाऋणम, ठीक है। अगला अभी आपके ऋण बचा है, यानी ठीक है ना। ऋण के ऊपर जो ऋण लिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, ऋणाऋणम। क्या कहेंगे, ऋणाऋणम कह देंगे। इधर हम लिख देते हैं ऋणाऋणम, यानी ऋण के लिए जब हम ऋण लेना, यानी किसी कर्जे को चुकाने के लिए ही हमें कर्जा लेने पड़े तो उसे हम ऋणाऋणम कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये नोट कर लिया आपने, उदाहरण नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यदि अब परिभाषा के माध्यम से नोट कर रहा हूँ तो क्या रहता है, देखिए, ठीक है। अब वही चीज़ परिभाषा में ये रहेगी कि इन 6 शब्दों के बाद में यदि कोई ऋण शब्द आ जाए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। बाकी मैं समझा तो रहा ही, फिर भी चलिए लिखा देता हूँ, समस्या आ सकती है किसी को। यानी लिखिए इन 6 का मतलब समझ रहे हो, ये शब्द, ये जो 6 शब्द, प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण, इन 6 शब्दों के बाद, इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आए, क्या आए, ऋण शब्द आए तो, ऋण शब्द आए तो पूर्व आ, यानी पूर्व आ का मतलब समझ रहे हो, प्रा में आ, वत्सर में आ, कंबल में आ, वसन में आ, दस में आ, यानी 10 के सामने जो आ, और ऋण के ड़ा में आ होगा, यानी पूर्व आ, यानी प्रा में जो अंतिम जो निकालेंगे तो आ निकलेगा, पूर्व आ, पूर्व आ और पर, पूर्व आ और पर रे के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण। वैसे तो ये रहता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाते हैं, लेकिन होता क्या आदेश है, मैं वो भी लिख देता हूँ। यहाँ आर वर्ड आदेश होता है, आर आदेश होता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण आर आदेश हो जाता है, ठीक है। वैसे ये शब्द आपको वृद्धि संज्ञा में नहीं मिलेगा, केवल 3 ही शब्द मिलते हैं, आ, ऐ, औ। लेकिन मैं ये आपको जानकारी के लिए डायरेक्ट बता दूं, क्योंकि वहाँ पे कराना है वही आर शब्द निकलेगा, तो आप कहें सर ये तो बताया नहीं। लेकिन ये हमारे जब वृद्धि संज्ञक वर्ड पूछे जाएं तो वृद्धि संज्ञक वर्ड हमारे केवल 3 ही होते हैं, जब पूछ लिया जाता है। इस बार प्रश्न शायद पेपर में आया था, आ, ऐ और औ।
ये 3 ही वृद्धि संज्ञक वर्ण है। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या पूछ लेता है वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या 3 होती है, जो होते हैं आ, ऐ और औ। इन 3 के अलावा कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया आर, ये सिर्फ मैंने ये वार्तिक यानी अपवाद है, इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया है। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, तो यहीं पर एक उदाहरण भी बता देता हूँ, वही वाला वापस फिर समझ में जो आ सके। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कंबल के बाद में जैसे हमने ऋणम लगा दिया, क्या लगा दिया, ऋणम, दिख रहा है, ठीक है। कंबल के बाद में ऋणम लगा दिया तो हमने देखा कि कंबल, ला हलंत करे तो आ निकला था, इधर क्या था, ऋणम था, ठीक है। अब जब ला हलन आ निकला, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आ के आ और री मिल करके, इन दोनों आ और री, ये वाला री और ये वाला आ मिलके अर आदेश होता था, लेकिन हमने यहाँ क्या आदेश कर दिया, आर आदेश कर दिया। तो आपको पता होगा, एक मिनट ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, यानी कंबल हलंत और इधर क्या बचा, ऋणम। आपको पता, जब मैंने इसके इन दोनों के स्थान पर आर रख दिया, क्या रख दिया, आर, तब ये अब ला हलंत है, तो ला हलंत में आ दीर्घ आ जुड़ जाएगा, हो जाएगा कंबला, कंबला, ठीक है। और जो री अब जो रा है, अब जो आर तो हमारे इसके आ और री के स्थान पर आर आदेश हुआ, तो अब ये रा जो बचा हमारा, आगे कोई स्वर नहीं है, नहीं तो इस स्वर में जाके पूर्ण व्यंजन बन जाता है, लेकिन आगे व्यंजन है ड़ा, तो ड़ा व्यंजन है, तो रा जाके ड़ा के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी लग जाएगा, तो बन जाएगा कंबला ऋणम, ठीक है। बाकी मैं उदाहरण आपको समझा चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये इससे शब्द पूछ लिए जाते हैं, ये वार्तिक है, ये आपके यहाँ पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम अगले हम अपवाद पे चलते हैं, आगे चलिए, कोशिश करेंगे मैं, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहना, आपके जितने भी अपवाद संस्कृत दृष्टि से बनते हैं, सभी इसी एक ही वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे, मैं ये वादा करता हूँ, आपका कोई अपवाद से प्रश्न बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अगला है आपका एक सूत्र है, उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु क्या कहता है कि आगे कोई अवर्णांत उपसर्ग हो, क्या हो, अवर्णांत उपसर्ग हो, और पीछे क्या हो, री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, आगे पीछे क्या हो, री से प्रारंभ होने वाली धातुएं हों, तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, वही जो अभी मैंने बताया था। एक चीज़ मोटी मोटी समझ के चलना कि जितने भी वार्तिक हैं, जितने भी अपवाद हैं, सभी में वृद्धि संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है, समझ लेना, केवल एक वार्तिक को छोड़ के वो आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए, इसको देखते हैं, कौन सा है ये वाला, उपसर्गादृत धातु, उपसर्गादृत, ये दा है, ठीक है, ध्यान रखना, उपसर्गादृत धातु। इसमें क्या रहता है कि मैं अब पहले परिभाषा ही लिखे देता हूँ। कहते हैं कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अच्छा, बहुत से मित्रों के मन में ये प्रश्न आया, अवर्णांत उपसर्ग क्या हो गया। अवर्णांत का मतलब है अवर्ड अंत में हो जिसके, यानी जो उपसर्ग में जब हम विच्छेद उसका करें तो उसके अंत में आ निकल जाए, क्या निकल जाए, आ निकल जाए, तो उसे अवर्णांत उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद री, ऋषि वाली री से प्रारंभ होने वाली धातु हो, री से प्रारंभ होने वाली धातु आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे अवर्णांत उपसर्ग हमारे होते कैसे, वैसे हमारे उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, लेकिन इसमें उपसर्ग हमारे अवर्णांत अगर देखा जाए तो 4 ही उपसर्ग होते हैं जो अवर्णांत होते हैं केवल, ठीक है। कितने होते हैं, 4 ही होते हैं जो अवर्णांत होते हैं, ठीक है। बाकी के आप देखेंगे 22 उपसर्गों में 4 ही होते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि पता होगा कि 4 ही उदाहरण बनेंगे आपके, जैसे प्रधन, रक्षत,
क्या बना, प्राधन ऋक्षत। तो मैंने कहा पूर्व और पर दोनों वर्डों के स्थान पर एक आदेश होता है, यानी दोनों के स्थान पर एक वर्ड बन जाता है जो पहले होता आ रहा है, बस वही समझ लेना। ठीक है, तो यानी प्रा में जब हम प्रा हलंत किया क्या बचा, यहाँ पे आ बचा, और इधर क्या है, री है, और इधर क्या है, छत है। ठीक है, अब आ और री मिलकर के क्या बनते, अर बनते हैं, क्या बनते हैं, अर बनते हैं। लेकिन इस वार्तिक से प्रा उपसर्गादृत धातु ये कहता है कि दोनों पूर्व और पर मिलकर के दोनों के स्थान पर एक आदेश होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वृद्धि संज्ञक वर्ड आदेश हो जाता है। यहाँ लिखा है कि नहीं था, दोनों के स्थान एक आदेश हो जाता है। ठीक है, बाकी ये भी लिख लेना कि वृद्धि संज्ञक वर्ड, ठीक है, दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ड एक आदेश हो जाता है। चलिए नीचे थोड़ा मेंशन कर लीजिए इसी चीज को, जो वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि को दर्शाता है, वृद्धि संधि को दर्शाता है। मित्र एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कोई रटी हुई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि जो जैसा कि या किसी किताब से देख करके मैं डायरेक्ट वही नोट करा दूँ। थोड़ा दिमाग से है कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो परेशान नहीं होना, बस नोट करते रहना। ठीक है, रटी हुई चीज़ कोई चीज़ है कि बस वही चीज़ लाओ वही कोई आपको दे दो, समझे, क्योंकि यहाँ क्या है कि मैं सारी चीज़ अपने स्तर से कुछ चीज़ें जोड़ के मेंशन करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए तो परेशान नहीं होना, मैं आपको बता के चल रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ मैंने उदाहरण दिया था प्राधन ऋक्षत, तो यहाँ पे अर, आ और री मिलकर के क्या बने, अर बनते, लेकिन इस अपवाद से वार्तिक से क्या बनते हैं, आर आदेश हो जाता है, वृद्धि संज्ञक वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रारक्षत बन जाएगा। ठीक है, प्रारक्षत, ये प्राक्षत बन जाएगा। ठीक है, यानी आ और री मिलकर के जब आर आदेश हुआ तो आ जो दीर्घ आ बनाया, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, मैं पूरा ही क्लियर करके चलूँ। जो अब जो दीर्घ आ है जाके प्रा में जुड़ गया तो प्रा दीर्घ हो गया, ये देखो प्रा दीर्घ हो गया। अब ये रा था हलंत वाला, आगे कोई स्वर नहीं है इसके पास, जब कोई स्वर नहीं है तो आगे स्वर होता तो पूर्ण रा बन ही जाता। आगे जब कोई स्वर नहीं है तो ये रा जो है यानी रेफ जो है ऊपर जा करके छा के ऊपर चला जाएगा, व्यंजन के ऊपर व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेफ की प्रवृत्ति होती है कि वो ऊपर चला जाता है जब आगे कोई व्यंजन स्वर ना हो तो। ठीक है, तो प्रारिच्छत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग आ जाए, जैसे उप के बाद में रिच्छत आ जाए तो क्या बन जाएगा, इसी उदाहरण को लीजिए, अवर्णांत उपसर्गी देख रहे हैं तो, यानी उपधन रिच्छत आ जाए। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि उप में भी आ है और री है, तो आ और री मिलकर क्या बने, आर आदेश हुआ। वैसे अर बनते लेकिन इस वार्तिक से क्या बनना, आर बनना है, तो बन जाएगा उपार्चित, उपार्चित बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम देख लेते प्राधन ऋणोत बनाते, एक और सब दिख रहा है ना पूरा। ठीक है, प्राधन ऋणोते, तो क्या बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी, बस इसमें जाके जुड़ जाए, बन जाएगा प्रारूढ़ोत। क्या बन जाएगा, प्रारूढ़ोत। बस यही प्रश्न पूछा गया था, प्रारूढ़ोत नहीं उपार्चित पूछा गया था, उपार्चित में कौन सी संधि हो गई। तो मित्र मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां आर की आवाज सुनाई दे, वैसे आपको कुछ सोचना नहीं है, ये आपको बेशक चाहे समझ में नहीं आया हो, लेकिन इतना समझ लेना कि जहां बीच में शब्द में आर की आवाज, जैसे उपार, उपार्चित, उपार्चित, बीच में आर की आवाज आ रही है ना, आर का साउंड बनना है, तो यहाँ पर आप वृद्धि संधि लगा सकते हैं निसंकोच, और आपके हमेशा 100% सत्य भी होगा, मैं ये आपको कह रहा हूँ। ठीक है ना, अगला हम वार्तिक देख लेते हैं। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तिक है अगला वाला, जो आपको पेपर में आपके सुपर टेट, उत्तर प्रदेश सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया था ये एक बार प्रश्न। जैसे आपने देखा हो सुखार्थः, कष्टार्थः, दुखार्थः, ये शब्द बन जाते हैं। तो वैसे तो जनरल सी मैं वही बात बता रहा हूँ कि उपार्चित में आर की आवाज़ सुनाई दे रही है, वैसे दुखार्थ में, कष्टार्थ में, सुखार्थ में भी आर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप वृद्धि संज्ञक लगा दीजिए, बेझिझक सही होगा। लेकिन फिर भी अभी उसका विच्छेद करवा ले तो क्या होगा, तो बस वही चीज़ समझाने के लिए छोटी सी बात है, समझ लीजिए। इसका वार्तिक रहता है ऋते च तृतीया समास, ऋते च तृतीया समास है, वार्तिक लिखा हुआ, इसका मतलब वार्तिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यानी इन शब्दों में क्या है कि पीछे रि शब्द आ जाए, क्या आ जाए, रि शब्द संबंधित आ जाए, और पीछे क्या हो, दोनों में एक वृद्धि संज्ञक आदेश हो रहा हो। क्या हो रहा हो, वृद्धि संज्ञक आदेश। ठीक है, कैसे, आगे मैंने बताया था कि कोई भी अवर्णांत उपसर्ग मैंने बताया था, यानी अवर्णांत हो कोई आगे, और
पीछे रित शब्द आ जाए, आगे कोई अवर्णांत शब्द हो और पीछे रित शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होगा, आपका वृद्धि संधि हो जाती है रितेश तृतीय समास से। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि संधि। अब यहाँ तृतीय समास की बात की जाए, यानी यहाँ पर तृतीय समास बनेगा, यानी कर्ता कर्म कर्ण, यानी कर्ण कारक और तृतीय समास से संबंधित बनेंगे आपके। तो वही आपका निकलेगा इसमें सेंस। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बताया सुखार्थः, मैं डायरेक्ट एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, बाकी आगे समझा दूंगा, ठीक है। सुखार्थ का जब हम बताएंगे, सुखार्थ यानी सुख से युक्त, इसका अर्थ होता है सुख से युक्त, यानी सुख से युक्त है तो यानी किसी चीज से। अब से इसमें कारक चिन्ह आ गया तो तृतीय व्यक्ति आ रही है यहाँ पे, कारक तृतीय व्यक्ति कारक, यानी तृतीय समास है, इसी का उदाहरण है। तो सुखार्थ यानी सुख से युक्त, सुखेन च तृतीय ऐसे भी दिखा मिल जाएगा, लेकिन हमें इसका सुखार्थ का पूछा गया था संधि विच्छेद, तो क्या बन जाएगा, इसका था सुख धन ऋतः, तब बनेगा सुखार्थ। पहले मैंने उदाहरण दे दिया, अब मैं आपको इसको परिभाषा के माध्यम से समझाता हूं। मैंने कहा यदि पूर्व में अवर्णांत हो, यदि पूर्व में अवर्णांत शब्द हो, ऐसे समझ ले, या अवर्णांत दे दिया जाए, यदि पूर्व में अवर्णांत हो और बाद में रित शब्द आ जाए, क्या आ जाए, रित शब्द आए, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर, तो पूर्व और पर, पूर्व पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए वही चीज मैंने अभी उदाहरण के माध्यम से समझाई, अब यहाँ देख लीजिए। यानी मैंने कहा यदि पूर्व में अवर्णांत हो, यानी देखिए सुखार्थ में सुख जो है ना, ये अवर्णांत है ना, इसके अंत में आ है। अवर्णांत का मतलब अंत में जो पूर्व वाला वर्ड होगा उसके अंत में आ निकलेगा अवश्य। अवर्णांत हो और बाद में क्या हो, रित शब्द हो, बाद में क्या हो, रित शब्द हो, तो आए तो पूर्व और पर, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान में, पूर्व में जहाँ आ और यहाँ रि था, तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। वही चीज़ है जो पहले अभी मैं समझा के आ रहा हूँ। देखिए नोट कर लेना इसे, इसके और उदाहरण लिख, आप वीडियो को रोक करके इसे देख लेना, ठीक है, ये लिख लेना, मैं आपके बढ़ता हूँ। मैंने इधर यही चीज यहाँ मैं सुखार्थ में समझाई थी, सुख धन ऋतः, यानी सुख से युक्त। इसी प्रकार मैं यदि दे दूं दुख धन ऋतः, क्या बनेगा, दुखार्तः, यानी दुख से युक्त, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या है, कष्टार्तः, कष्ट धन ऋतः, यानी ऐसे शब्द मिल जाएं आपको तो आपको कतई सोचना नहीं है बिल्कुल भी, और लगा के आनी है वृद्धि संधि। कष्टार्थः पूछा गया था, सुखार्थः अगली बार पूछ ले, दुखार्थ पूछ ले, कष्टार्थ पूछ ले, ये 3 शब्द हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न पेपर में नहीं बनता है, ठीक है। ज़्यादा बन जाएगा कष्टार्थ, दुखार्थ, सुखार्थ, बस 3 ही शब्द ज़्यादातर बनते हैं। और पूछा गया सुखार्थ है, दुखार्थ है, यही शब्द पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना सुखार्थ में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। बस चलते रहिए आगे, बस ये नहीं, तीन ही उदाहरण हैं इसके, और आगे चलते हैं। सुखेन धन ऋतः तृतीय व्यक्ति समास बन जाएगा यहाँ पर, यानी कष्ट से युक्त, दुख से युक्त, सुख से युक्त, ठीक है ना, या तृतीय व्यक्ति इस कारण बन रही है। बाकी का बस यही समझ लेना, कृत्य च तृतीय समास वार्तिक से क्या कौन कौन शब्द बनते हैं, सुखार्थ, दुखार्थ, कष्टार्थ। पूछ लेगा सुखार्थ में कौन सी संधि हुई है, तो आपको पूछेगा वृद्धि संधि आदेश, वहाँ ऑप्शन में होगा। दूसरा वृद्धि संधि ना देखे पूछेगा किस वार्तिक से सुखार्थ में संधि हुई, तो पूछेगा ऋतेच तृतीय समास है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा वार्तिक है सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। कौन सा, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, यानी सकंद आदि गण के जो शब्द होंगे उनमें कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि कहलाएगी। चलिए इसी चीज को हम देख लेते हैं इधर।
सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। देखिए ऐसा है, कोई चीज़ है शब्द बड़ा हो और धीरे धीरे बोलोगे तो शायद ध्यान में भूल जाते हैं, तो हम क्या गा गा के पढ़ते हैं और आप भी गा के पढ़ा करिए तो जल्दी याद रहेगा और जल्दी बड़ा शब्द बोल सकते हैं। हमने कहा सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। बस यही चीज़ है, बस लिख गया, इतनी होती है। सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, हमने कहा कि सकंद आदि, अंदमान कुआ होता है, शक शक एक राजा का नाम था, ठीक है। सकंदु आदि गढ़ के शब्द के आने पर, सकंदु आदि गढ़ के शब्दों के आने पर, एक मिनट रुकना सर, आने पर पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर रूप संधि होती है। कौन संधि होती है? पर रूप संधि होती है। देखिए मैंने कहा सकंद आदि गढ़ के शब्दों के आने पर पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाती है? पर रूप संधि हो जाती है। तो मैंने कहा था जैसे सक धन अंधु, आप उदाहरण के माध्यम से डायरेक्ट देखिए, इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो उदाहरण आने वाले हैं वो कौन से मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, चलिए जगह है तो यहाँ यहीं उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सबसे पहला रहता है जैसे मनीषा, पूछ लेगा मनीषा में कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी? आप लोग तो सीधे या तो कह देंगे दीर्घ संधि, क्योंकि एक ही मात्रा दिख रही है इसलिए, नहीं तो कोई व्यंजन संधि कोई विसर्ग संधि कह के चले आओगे। लेकिन इसके अंतर्गत देखो संस्कृत में ऐसा नहीं पूछा, संस्कृत में संधियों के नाम रहते हैं पूर्व रूप, पर रूप, और हिंदी में तो आप 5 ही संधि पढ़ के आए होंगे, लेकिन संस्कृत में आपको 5 से 8 भी पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मनीषा, मनीषा में कौन सी संधि होगी प्रश्न यही पूछेगा, और इसका विच्छेद दे देगा आपको नीचे, मनः धनीषा, मनः धनीषा, ठीक है। चलिए ये वाला सा कर दीजिए। अगला पूछ लेगा मनोधन ईसा, पूछ लेगा मनसह धन ईसा, और दे देगा मनस धन ईशा। तो आपको पता होगा तो आप कर आएंगे, और नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए हम देखते हैं ये जो मनीषा शब्द है सकंदवाद गढ़ का है, ठीक है। अब गढ़ कितने होते हैं संस्कृत में? गढ़ों की जानकारी के लिए आपको बता देंगे संस्कृत में 10 गढ़ होते हैं और इनके अंतर्गत लगभग 2000 के समथिंग धातुएं होती हैं, ठीक है। तो हम उस गढ़ों की चर्चा न करके डायरेक्ट हम इसी पे चलते हैं। हमने कहा है कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाती है? पर रूप संधि हो जाती है। वैसे इसकी क्रिया निष्पत्ति तो बताते हैं कि टी संज्ञा होकर के होती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, टी संज्ञा के चक्कर में ना पड़े। देखिए जैसे हमने देखा मनस, मनस धन ईसा, तो आपने पूर्व पर रूप संधि पढ़ के आते थे कि यानी कि आगे वाला जो आ होता था वो पर रूप की भांति बदल जाता था। क्या होता था? पर रूप की भांति बदल जाता था। तो लेकिन अब यहाँ देखेंगे सा में आ तो है ही नहीं, क्योंकि सा हलंत है। तो यहाँ देखेंगे कि मनस में ना हलंत करेंगे तो अस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अस। और यही चीज़ मैंने आपको टी संज्ञा जब पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा कि टी संज्ञा होती है तो अंतिम वाले जितने भी व्यंजन वर्ड होते हैं उन सब की टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। इधर क्या है? ईशा। एक शब्द बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आप समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो अब जब अस यहाँ से निकल जाएगा तो अस तो खत्म है, केवल ना हलंत बचे। ना जो हलंत आपका बचा है, जब स्वर के पास चला जाएगा तो बन जाएगा मनीषा। पूछ लेता है मनीषा में कौन संधि? पर रूप संधि। मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि। क्या? बुद्धि। दिख रहा? वैसे मैं बता देता हूँ मनीषा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि होती है, ठीक है। अगला होता है जैसे पतंजलि में पूछ लेगा, क्या पतंजलि में कौन संधि होगी? तो पतंजलि में भी कौन सी होती संधि? पर रूप संधि होती है। इसका विच्छेद क्या होता है? पतत धन अंजलि। बस इतना ही पूछेगा, इसलिए ज़्यादा
अंदर न जा करके डायरेक्ट समझिए कि पतंजलि की संधि विच्छेद क्या होगा। पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। पतंजलि। अगला देख लीजिए, पूछेगा, पहले ऊपर का मैं ये साफ कर देता हूँ, ठीक है, नोट करते रहना, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बता देना, कमेंट करके बता दीजिए, ऑफलाइन क्लास में आपको समझा दूंगा, नहीं तो यहीं किसी दिन अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या मनीषा करा दिया, पतंजलि करा दी। अगला देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है सीटेट में, मार्तंड। अगर आपको ये लगता हो कि नहीं पूछा गया तो आप किसी भी ईयर का प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, मिल जाएगा। तो मार्तंड में कौन सी संधि है? वैसे संस्कृत में तो उसमें पररूप संधि होती है, लेकिन हिंदी वगैरह में आप देखेंगे तो वृद्धि संधि भी देते हैं, दीर्घ संधि भी कहीं कहीं दिखाते हैं। तो मार्तंड जब हम पढ़ेंगे तो इसका क्या रहेगा, मार्त धन अंडः। ये चीज़ आप रट लेना, याद कर लेना, कैसे हुआ है कैसे नहीं, ये मैंने आपको बता दिया पूरी। पतंजलि, मार्तंड, मनीषा और करकंदु सकंदु। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण दे लीजिए, करकंधु। करकंधु में क्या रहता है, कर्क धन अंधु, ठीक है। कर्क धन अंधु, करकंधु में कौन सी संधि होगी, पररूप संधि। शक धन अंधु मैंने बताया था, शकंधु, शक धन अंधु, ठीक है। मैंने बताया ना कि आगे वाले का में जो आ है उसकी पररूप संधि हो जाती है, तो यानी उसका लोप हो जाता है। पररूप संधि आपने पढ़ी होगी, वहाँ समझाया था मैंने। तो जब लोप हो जाए केवल का, केवल बच्चे का, तो बन जाएगा शकंधु, ठीक है, बन जाएगा शकंधु। तो पूछ लेगा शकंधु में कौन संधि होगी, पररूप संधि। एक और शब्द इसी के अंतर्गत पूछता है, कुलटा। कौन सा, कुलटा में कौन सी संधि होगी, हम देखेंगे, कुलधन अटा, कुलधन अटा, ठीक है। तो कुलटा में कौन संधि होगी, पररूप संधि, ध्यान रखना। और कुलटा का संधि विच्छेद होगा कुलधन अटा। ऐसा मत करना कुलाटा कर दो, क्योंकि इसका आ और इसका भी आ मिलकर कुलाटा ही बन रहा है। लेकिन इस वार्तिक से क्या है कि इसके आ का लोप होकर के खत्म हो जाता है, टी संज्ञा हो जाती है, बचता है केवल ला हलंत, और ला हलंत वाला इसमें आ मिल जाता, बन जाता है कुलटा, ठीक है। खत्म करिए। बस इसके अंतर्गत यही 4-5 शब्द हैं जो मैंने हाईलाइट किए, उन्हें ध्यान से देख लेना, वही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले वार्तिक पे देखते हैं, और लास्ट वार्तिक है आपका, इसके बाद वार्तिक खत्म, फिर अगले हम व्यंजन संधि पे चर्चा करेंगे। चलिए अगला वार्तिक है आपका स्वादि रे ऋडोह वार्तिक। स्वादि रे ऋडोह, यानी ये स्वादि रे ऋडोह वार्तिक क्या कहता है कि यानी स्व शब्द के बाद, लिख लीजिए इसे, स्व, ठीक है ना, हाँ, स्व शब्द के बाद यदि ईरह शब्द आ जाए, क्या आ जाए, ईरह आ जाए, या ईरेन आ जाए, क्या आ जाए, ईरेन आ जाए, आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा लाइट चली गई है। चलिए क्या है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ड, वृद्धि संज्ञक वर्ड आदेश दिख रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ी चमक थोड़ी कम रख, वृद्धि संज्ञक वर्ड आदेश हो जाता है, बस लास्ट है अभी, बस समझ लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि स्व शब्द के बाद, कौन से स्व शब्द के बाद चाहे ईरह शब्द आ जाए, ईरिन शब्द आने पर, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, यहाँ समझ लेना, स्थान पर, ठीक है, वृद्धि संज्ञक वर्ड आदेश हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख,
देखिए स्व शब्द के बाद मैंने ये लिख लिए, स्व शब्द के बाद ईरह शब्द आ जाए तो बन जाएगा स्वरह। क्या बन जाएगा? स्वरह। और स्व शब्द के बाद ईरिन आ जाए तो बन जाएगा स्वरिन। देखो यहाँ पे स्व में क्या आ है, इधर ई है, और आ मिलके ए बनते हैं, हमारी गुण संज्ञा, गुण संधि के वर्ड आदेश होते हैं। लेकिन इस वार्तिक से स्वादी रेडो कहता है कि इन दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञा के वर्ड डबल मात्रा। पढ़िए, मैं ये भी कहा था कि जहाँ डबल मात्रा दिखे वहाँ पर आप वृद्धि संधि लगा के आना, 100% सही जाएगा। तो स्वरह में वृद्धि संधि होगी। इधर क्या स्वधन ईरिन में हमने बताया स्वरिन, स्वरिन में भी आपकी वृद्धि संधि, और स्वधन ईरिणी तो बन जाएगा स्वरिणी। ठीक है। वैसे इनका अर्थ देखा जाए तो स्वरह का अर्थ होता है धीरे, स्वरिणी स्वेच्छाचार, और स्वरिणी का स्वेच्छाचारिणी। ठीक है। स्वरह, 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 धीरे धीरे। आपने सुना होगा गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी माना, गाना सुना होगा। तो वही संस्कृत में यदि हम सुनाना चाहें तो कैसे कहेंगे? स्वरः स्वरः मम जीवने आगच्छा, स्वरः स्वरः मम हृदयं चोरयात्। ठीक है। इसी का हिंदी गाना आप सुन लेना, इसका अर्थ क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है। स्वरः स्वरः का अर्थ होता है धीरे धीरे। बाकी के मित्र कहेंगे कि सनय सनय में नहीं होता है, वो भी होता है, गलत नहीं। तो स्वरः स्वरः में कौन सी संधि होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। चलिए आज आपके वार्तिक यहीं पर, यानी जितने विवाद हैं आपके, हमने आपके एक वीडियो में समाप्त करने का प्रयास किया और लगभग हो भी चुके हैं, कुछ 1-2 वार्ते हैं पिछली वीडियो में। तो इसलिए सभी मित्र भाई बहन, यदि आपको समझ में आया हो तो अवश्य लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें कि समझ में आया है या नहीं आया, और आया है तो कमेंट करके बताएं, और क्या नहीं आया तो वो भी बताएं, तो मैं अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है। चलिए आज अपनी कक्षा को यहीं पे हम विराम देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।